प्रिय देशवासियों, मेरे साथियों, वंदे मातरम, जय भवानी। मैं शक्तिपुत्र डॉक्टर अनिल कुमार सिंह अनल आज जो है एक बड़ी ही विषम परिस्थिति इस देश और देश की जनता के सामने उत्पन्न हुई है, जिसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ मुझे साफ दिखता है। अधिकारों की सीमाएं हमारे संविधान ने सबकी तय की हैं, कानून ने सबकी तय की हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति अपने संविधान प्रदत्त, कानून प्रदत्त अधिकारों के दायरे से बाहर जाकर कार्य करता है, कानूनों का उल्लंघन करता है, अपने पद का और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तो हमारे देश का कानून बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े नेता और बड़े से बड़े मतलब बाहुबली माफियाओं तक को दंडित करने का, उन्हें कानून के दायरे में ला करके उनको सही राह दिखाने का और सुधारने का भी प्रावधान करता है। आज हमारे पास मानवाधिकार हनन, महिलाओं के साथ भीषणतम दुर्व्यवहार का एक मामला सामने है। छत्तीसगढ़ में एक युवा जो सनातनी है, जो धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, समाज के अमीर गरीब सबकी मदद करता है, जो एक छोटा सा व्यवसाय, कहते हैं कि वह जब छत्तीसगढ़ आए तो अंडे का ठेला लगाया। उस अंडे के ठेले से एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी का ओनर, डायरेक्टर होना, उसको बढ़िया से संचालित करना और साथ ही इस देश के और धर्म की रक्षा में संलग्न संयुक्त करनी सेना के सेना नायक, जिन्हें क्षत्रिय धर्मपीठ द्वारा संयुक्त करनी सेना का सेना नायक मनोनीत किया गया है। पूरे देश के क्षत्रिय समाज से सोच विचार करके उनके संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होना और फिर जनता के अधिकारों के लिए, सनातनी जनता के अधिकारों के लिए लड़ना। सभी जनता, सनातनी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं, जो धर्म मार्ग पे हैं, जो अपराधी नहीं हैं, जो किसी की बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, ऐसे लोगों की रक्षा करना, उनके साथ में खड़े होना, ये अपराध जो था वो तोमर का था, जिसके कारण आज इतनी बड़ी स्थिति आ गई। दोस्तों, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में यूट्यूब चैनलों ने एक नैरेटिव चलाया और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, निश्चित है ये यूट्यूब चैनल सेल्फ फाइनेंस नहीं होते। जब ये सेल्फ फाइनेंस नहीं होते तो ये फिर अपना कार्यक्रम कहां से चलाते हैं, किस माध्यम से चलाते हैं, यह देखना होगा। तो ये चैनलों ने एक वो सेटअप किया कि वीरेंद्र सिंह तोमर एक सूदखोर, एक अत्याचारी व्यक्ति है और इसके बाद में एक ही दिन, एक ही वर्ष में एक ही दिन उस व्यक्ति के विरुद्ध अनेकानेक जो है एफआईआर कराई जाती है। एफआईआर कराना बुरी बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, इस देश का संविधान, इस देश का कानून
इतना सक्षम है कि वह जो है ऐसे लोगों को दंडित कर सकता है। तो जब संविधान और कानून इतना सक्षम और सशक्त है कि वह अपराधियों को दंडित कर सकता है, तो साथ ही इस संविधान और इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी हमारे यहाँ, उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी हमारे संविधान ने राज्य प्रशासन को दी है। और राज्य प्रशासन के पुलिस विभाग की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है स्थितियों को देखते हुए कि वह निष्पक्ष जांच करे। प्रक्रिया क्या है जो बीएनएस और बीएनएसएस में लेट डाउन प्रक्रिया है, वो क्या है? वह है कि जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वह सबसे पहले जब यदि शिकायत मिलती है, कंप्लेंट मिलती है, तो वह उसकी जांच करेगा। तथ्यात्मक जांच और अलग अलग प्रकार की जांच, आज के डेट में इन जांचों को करने का अनेक आधार है। तकनीकी जांच है, एडवांस टेक्निकल जो है वो इन्वेस्टिगेशन है। इन सब को करने के पश्चात यदि कोई पुख्ता और आवश्यक जांच में तथ्य आते हैं तो वह उस व्यक्ति को न्यायाधीश के सामने ला सकता है, प्रस्तुत कर सकता है, यदि उस एफआईआर में दम है तो। जांच के बगैर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो गिरफ्तारी है वो एक एक्सेप्शनल इंसिडेंस है। जरूरी नहीं कि आप किसी को पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो। यदि उसके विरुद्ध साक्ष्य हैं, यदि उसके भाग जाने की संभावना नहीं है, यदि उसके विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य है, तो आप उसे गिरफ्तार करें। गिरफ्तार करने के बाद आप उस व्यक्ति को न्यायाधीश के सामने पेश करें, जहां वो निर्णय करेंगे कि उस व्यक्ति के साथ क्या करना है। पुलिस को किसी भी प्रकार का न्याय करने का अधिकार नहीं है। पुलिस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 7 बिंदु तय किए थे, मानवाधिकार सहित, मनुष्य के स्वतंत्रता, लिबर्टी के अधिकार सहित, और उन बिंदुओं का पालन, सर्वोच्च न्यायालय के उन आदेशों का, उन तय मानकों का पालन करना हर पुलिस अधिकारी, पुलिस थाने का जो है वो कर्तव्य है। आप लोगों ने कभी थाने गए होंगे तो देखा होगा कि वहां बोर्ड पे जो है आरोपी के अधिकार लिख के रखे हुए होते हैं, ताकि कोई उन अधिकारों का हनन न कर पाए। यह ईमानदारी है। हम यह जानना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ छत्तीसगढ़ में वो कैसे हो गया। एक व्यक्ति जो उचित लाइसेंस के साथ में एक फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी चला रहा है। दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस कंपनी छोटे स्मॉल बिजनेस बैंक की तरह होती है। जैसे बैंक हैं, जैसे श्रीराम फाइनेंस है, जैसे बजाज फाइनेंस है, जैसे महिंद्रा फाइनेंस है, वैसे ही वीरेंद्र सिंह तोमर की भी फाइनेंस कंपनी थी। वीरेंद्र सिंह तोमर कौन? जिन्होंने यह तय किया कि छोटे छोटे ठेले वाले गरीबों को, छोटे छोटे लोगों को, बीमारों को आवश्यक समय में पर्सनल लोन, जिसके लिए बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, उनकी मदद की जाए, उनको फाइनेंस दिया जाए, और जो सरकार द्वारा स्वीकृत रेट है इंटरेस्ट का, उस रेट से अपना वो लोग पैसा ईएमआई के तरह चुका दें। आप सभी लोग जानते हैं कि जो कंपनियां हैं वो ईएमआई लेती हैं, आपको बार बार फोन करती हैं और आपसे पैसा लेती हैं। कई बार जो वस्तु आपने खरीदी हुई होती है उसको रीपोजेस कर लेती हैं अगर वो ले लेना चाहती हैं तो, और यदि नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोन दिए जाते हैं जो इंडियन सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इंडियन सिक्योरिटाइजेशन एक्ट उन लोगों के लिए बनाया गया है
जो फाइनेंसरों का पैसा ले लेते थे, बैंकों का पैसा ले लेते थे और फिर उनका पैसा वापस नहीं करते थे। बैंक के द्वारा आपने कई दुकानें, कई प्रॉपर्टी सीज करते हुए देखा होगा, नीलाम करते हुए देखा होगा। अगर आप मेरा पैसा लेंगे और आपने मेरे पास कुछ गिरवी रखा है और आप उसे छुड़ा सकने में समय अंतराल में सक्षम नहीं हुए, तो ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने पैसे की वसूली के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करूं। तो इसमें वो अत्याचारी और सूदखोर कैसे हो गया? उसको ऐसा भूनने वाले उसकी मानहानि के अपराध के दोषी क्यों न हुए हैं? वो मानहानि और उसके खिलाफ षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र रचने के दोषी हैं। चाहे वो चैनल हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वो आपराधिक षड्यंत्र का दोषी है। अभी एफआईआर चल रही है, एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम लोगों ने देखा है कि भारतीय संविधान आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के तहत हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मानव की गरिमा और मानव के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। नागरिकों को न्याय पाने का अधिकार है और अन्याय से सुरक्षा का अधिकार है। भारत का कानून हमारे जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनके अधिकारों का विस्तृत वर्णन करता है। सर्विस रेगुलेशन एक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस और अनेक कानून ऐसे बनाए गए हैं जिनमें उनके लिए कर्तव्य को करने की जो है वो गाइडलाइंस दी हुई हैं। पुलिस विभाग द्वारा भी उस कर्तव्य को करने की गाइडलाइन दी गई है। ऐसी गाइडलाइन में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, ये गाइडलाइन माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उस विभाग के मंत्रालय और संविधान के दायरे में जो अधिकार दिए गए हैं उनके आलोक में बनाए जाते हैं। अब ऐसा मैंने बड़ा कोशिश करी, बड़ी किताबें पढ़ी, बड़े रेगुलेशंस हम लोग पढ़ते हैं। हाईकोर्ट की प्रैक्टिस है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का वकील होने के नाते उनके अधिकारों के रक्षण के लिए, चूंकि भगवान ने मुझे स्वयं समझ लीजिए एक प्रकार से नियुक्त किया है, तो यह निश्चित है कि कुछ सोच समझ के ही उन्होंने अपने इस बेटे को यह अधिकार दिया होगा, अपने अधिकारों के संरक्षण। तो हम लोगों ने बहुत पढ़ाई करी, बहुत देखा, लेकिन ऐसा कोई भी कानून या प्रावधान नहीं मिला जिसमें आरोपी को जो है पुलिस प्रशासन मारे, पीटे और उसका जुलूस निकाले। अर्थात मेरे साथी वह कोई क्या बोलते हैं, आतंकवादी नहीं है। उन्हें ये लोग भगोड़ा बोल रहे थे। कानूनी प्रक्रिया में कुर्की की कार्रवाई की, क्योंकि पहले उस व्यक्ति को, उसका परिवार जो आरोप लगा रहा है वो बड़ा गंभीर आरोप है। इसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी की जांच की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब तो चूंकि राज्य सरकार के गृह मंत्री स्वयं अपराधियों के संरक्षण में खड़े हो गए। जिन्होंने औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्होंने अपने भाषण में लंबा जो है करनी सेना को और संगठनों को गिरोह बताना शुरू कर दिया। और जो व्यक्ति निर्दोष है उसका परिवार कहता है कि उस पर फर्जी एफआईआर किया गया है क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए। वो परिवार कह रहा है कि उसे फंसाने की कोशिश की गई। और जो वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर हैं, उनका परिवार का बहुत बड़ा आरोप है कि वो भागे नहीं थे, बल्कि प्रशासन द्वारा जान से मारने की धमकी, एनकाउंटर करने की धमकी का षड्यंत्र रचने पे कि उन्हें यह जब कहा गया कि अगर मतलब कि हम तुम्हें मार के ही छोड़ेंगे, तो आप यह बताइए कि अगर किसी व्यक्ति की कोई हत्या करना चाहता है, चाहे वो पुलिस विभाग ही क्यों ना हो, तो उस व्यक्ति के पास क्या चारा है? भागेगा, अपनी जान बचाएगा, तो अपनी जान बचा के भागा। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र टाइप का लगता है। ये सब फिल्मों में हम लोग देखते थे कि पहले किसी व्यक्ति को जो है वो दोषी बनाया जाए, डरा धमका करके उसका घर परिवार छुड़वा दिया जाए, बाद में फिर जो है
छोटे छोटे चैनलों को पैसा दे करके और सूदखोर भाग गया, अपराधी भाग गया, यह सब प्रचारित कराया जाए, फिर उसको पकड़ा जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना पकड़ पाते हों। उसे पकड़ करके ला करके, और जो दुर्व्यवहार हुआ है यह निश्चित ही असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, अपने पद का दुरुपयोग है और उस व्यक्ति का सामाजिक मान मर्दन करने का प्रयास है। मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे भारतवासी नागरिकों, यह संविधान प्रदत्त अधिकारों का इतना बड़ा दुरुपयोग, इतना सुनियोजित षड्यंत्र, जिसमें कि राजनैतिक व्यक्तित्व का शामिल होना बहुत बड़ी बात है। इस घटना को जिन लोगों ने विटनेस किया है, जो वो परिवार है, उनकी महिलाओं ने अपने साथ अश्लीलता, मार पिटाई और गलत हरकत करने का आरोप पुलिस के पदाधिकारियों पर लगाया है। यह बहुत ही गंभीर आरोप है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अन्य केंद्रीय मंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय सहाय जी, मैं सबसे यह आग्रह करता हूं, यह मामला अब आपके टेबल पर है। यह मामला अब ये आपके स्तर का है। यह संविधान प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन का मामला ही नहीं रह गया, बल्कि एक संभ्रांत परिवार के बहु बेटियों के साथ राजनीतिक सह पर दुर्व्यवहार, उनके साथ अश्लीलता और उनकी इज्जत को बेइज्जत करने का मामला बन गया है। भारतीय संस्कृति और समाज में महिला को माता का जो है वो दर्जा है। इस देश ने दो विध्वंस देखे हैं, दो युगों का अंत हुआ है। एक बार जब महापापी, घोर अत्याचारी राक्षस रावण ने माता सीता का अपमान किया, तो वह अपने वंश के साथ समूल विनाश को प्राप्त हुआ। दूसरी बार जब पांचाली द्रौपदी को अत्याचारी, व्याभिचारी, दुराचारी, क्रूर कौरवों ने बड़ी सभा में अपमानित किया, तब भले ही भगवान कृष्ण ने उनकी लाज बचा ली हो, लेकिन महाभारत में उन दुष्ट कौरवों का समूल विनाश हो गया। कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। यह घटना मुझे महाभारत की उस घटना की याद दिलाती है। मुझे यह समझ में आता है कि भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस घटना पे चुप बैठ रहे हैं। यानी वो धृतराष्ट्र, भीष्म और द्रोण के रोल में आ चुके हैं। उन्हें एक निर्दोष बच्चे पर होते अत्याचार नहीं दिख रहे, उन्हें उन बहन बेटियों के साथ हो रही अश्लीलता, दुर्व्यवहार और दुराचार नहीं दिख रहा है। अगर वो ऐसा नहीं देख सकते तो फिर बताइए हम क्या कर सकते हैं। यह धृतराष्ट्र होना या अनदेखा करना और जानबूझ करके एक आगे बढ़ते हुए युवा का करियर समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचना, इस भारतीय राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर देश के नागरिकों का विश्वास घटाती है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इस घटना में सभी कानूनी मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रशासन हो और चाहे हमारे माननीय गृह मंत्री जी हो। उन्होंने भी वीरेंद्र सिंह तोमर को सीधे अपराधी कहा, जो खुद एक अपराध है। वह भी आरोपी है, अपराधी नहीं है। उसने ऐसा कौन सा अपराध किया, आप उसे अपराधी कैसे कह सकते हैं बिना ट्रायल के। दूसरी चीज है, माननीय मंत्री जी के भाषण में, विजय शर्मा जी के भाषण में महिलाओं के साथ उत्पीड़न का, कोई अत्याचार का
कोई जिक्र ही नहीं था। उन्होंने बकायदा वह प्रेस कॉन्फ्रेंस जननायक और इस मुद्दे पर सबसे पहले आवाज उठाने वाले करणी सेना के सेनानी राज शेखावत के लाइव वीडियो पे किया। मैंने उस लाइव वीडियो को देखा। माननीय मंत्री जी ने पुलिस को दी गई धमकी बताई, लेकिन वो पुलिस को बताई हुई धमकी नहीं है, वो आक्रोश है एक भाई का, एक बेटे का, जिसकी बहन बेटियों के साथ में दुराचार करने का प्रयास किया गया है। आप किसी के परिवार को के साथ में असहनीय, अशोभनीय, अश्लील हरकत करें तो वह क्या कहेगा। लेकिन मैंने उस वीडियो में कहीं भी मारने पीटने का कोई जिक्र तो नहीं सुना। और किसी के घर का घेराव करना, हिंसक तरीके से धरना प्रदर्शन करना इस देश में अपराध नहीं है। यह धमकी की श्रेणी में नहीं आता है। इसका मतलब एकदम साफ है कि जब यह धमकी की श्रेणी में आता नहीं तो धमकी वाला FIR भी कानून के नजरों में सस्टेनेबल नहीं है। इस पे बहस होगी, हम इसको देखेंगे। और मैं एक और बात बताऊं कि ऐसी ओछी हरकतों से मनुष्य अपनी क्रेडिबिलिटी गिराता है। मैं बीजेपी के सर्वोच्च नेतृत्व से इसमें हस्तक्षेप की मांग करता हूं। माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहाय जी से भी मांग करता हूं कि श्री विजय शर्मा जी जो उनके गृह मंत्री हैं, उनको निष्पक्ष जांच उनके रहते तो हो नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले उनको मंत्री पद से हटाया जाए और उनकी सदस्यता को तब तक निलंबित रखा जाए, विधान परिषद की, विधानमंडल जिसके भी वो सदस्य हैं, जब तक कि इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती। क्योंकि वह अगर पद पे रहते हैं तो इसमें निष्पक्ष न जांच होगी, न न्याय मिलने की संभावना होगी। जो व्यक्ति किसी परिवार की महिलाओं के अपमान में शामिल हो, अधिकारियों द्वारा दुराचार किए जाने के आरोप को इग्नोर करके जो व्यक्ति जो उस बात को कह रहा है कि महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, तुमने महिलाओं के साथ दुराचार किया है इसलिए मैं तुम्हारे घर आऊंगा, यह पूरा समाज तुम्हारे घर आएगा और न्याय मांगेगा। इसमें धमकी कहां है? लेकिन आपको धमकी दिखाई दी क्योंकि आप हर उस व्यक्ति की आवाज को कुचल देना चाहते हैं, कानून को धत्ता बता करके, संवैधानिक अधिकारों का हनन करके, जो इस दुराचार, इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। यह जातीय विद्वेष या प्रोफेशनल जो प्रतिद्वंदिता है, व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता, इसमें बहुत सारे लोगों की संलिप्तता हो सकती है। इसमें जो ये कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो आंदोलन शुरू करते हैं, फिर पैसे लेकर के मंडवाली करते हैं, उनकी संलिप्तता भी हो सकती है। वीरेंद्र सिंह तोमर का इतिहास रहा है। वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा के रूप में और सनातन रक्षक योद्धा के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। यही उनकी गलती है, क्योंकि यहां पर तो लोगों ने ठेकेदारी कर रखी है समाज को ठगने की, लूटने की, उसको, और आप बहुत सारे जो है कानूनी पहलू हैं इसमें। मैं आज केवल कानून की बात करूंगा। तो इस मामले में वीरेंद्र सिंह तोमर पर जो FIR है, अगर वो आपराधिक, मैंने वो FIR की कॉपी मुझे नहीं प्राप्त है, परंतु मैं यह जानता हूं कि फाइनेंशियल मामलों में फाइनेंस कंपनियों को संविधान और कानून द्वारा उनके माइक्रो फाइनेंस एक्ट के अंदर में भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त है। उन्होंने क्या किया है, किसका क्या छीना है, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या सबूत हैं, इसकी चर्चा हम फेसबुक पे नहीं करेंगे, हम किसी पुलिस वाले से नहीं करेंगे, हम अदालत में करेंगे। अगर केस दायर हुआ है तो पुलिस को साक्ष्य जुटाना चाहिए। मारपीट करके, और वो भी कितना अमानवीय है, ह्यूमन राइट एक्ट का तो सीधा उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ह्यूमन राइट का उल्लंघन है।
सरकार को नहीं दिख रहा? मानवाधिकार आयोग क्या इस देश का सो रहा है? मैं माननीय मानवाधिकार आयोग के छत्तीसगढ़ के चेयरमैन और राष्ट्रीय मानवाधिकार के चेयरमैन से इस अमान्य छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन के, छत्तीसगढ़ सरकार के और छत्तीसगढ़ की जो मीडिया ट्रायल करने वाली मीडिया है उसके अमानवीय कृत्य पर उनसे एक्शन की आशा करता हूं। वैसे तो वो छोटे छोटे मामलों में स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, फिर इस प्रकार से उन्होंने जब रोड पर प्यास से तड़पते हुए एक व्यक्ति को बेहोश होकर गिरते देखा है, वो पानी पानी कर रहा है और उस समय छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी और जवान लात से उसे दबाते हैं, इससे बड़ा अमानवीय कृत्य क्या होगा? हमने गुरु नानक देव को देखा है, भाई मर्दाना को देखा है, युद्ध के मैदान में घायल पड़ा शत्रु करा रहा है, उसको भी वो पानी पिला रहे हैं। हमारा यह देश अपने संस्कार, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत के लिए जाना जाता है। वीरेंद्र सिंह तोमर, मैं स्वयं शक्ति पुत्र डॉक्टर अनिल कुमार सिंह उस वर्ग से आता हूं जो अपने आप को भगवान श्री राम का वंशज कहते हैं और कहते हैं कि मैं उनके गुणों को अपने डीएनए में धारण करता हूं। तो यह निश्चित है कि जो भगवान श्री राम को अपने डीएनए में धारण करेगा वो उन्हीं की तरह सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, सुसंस्कृत और मां बहनों की इज्जत की रक्षा करने वाला होगा। न्याय हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी अपराधी को बच निकलने नहीं दिया जाएगा। यह मैं एक बार फिर कहता हूं। आर्टिकल 226 हमारा हथियार है। ये आर्टिकल उन सभी लोगों को जो इस अपराध में शामिल हैं वो न्यायालय के समक्ष लाएगा। हमारे पास जो सबूत है, जो साक्ष्य हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे और मैं इस बात को सुनिश्चित कर दूंगा कि उनको घोर दंड मिले इस अपराध का। हम एक स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसी से इस मामले की जांच का मांग करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ प्रशासन और छत्तीसगढ़ में श्री विजय शर्मा जी के गृह मंत्री या किसी अन्य पद पर रहते हुए इस मामले में न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी चीज है, मैं माननीय गृह मंत्री श्री हमारे गृह मंत्री साहब और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यह आग्रह करूंगा कि वो इस मामले का स्वतः संज्ञान लें। देश इस वक्त उद्वेलित है। संविधान और कानून पर से उसका विश्वास उठने लगा है। अगर इस मामले में न्याय नहीं हुआ, प्रॉपर जांच नहीं हुई और ये जो राक्षस बन चुके अधिकारी हैं इन पे कार्रवाई नहीं हुई, जो हमारे भाई माननीय विजय शर्मा जी जिन्होंने अपराधियों के पक्ष में खड़े होकर के बयान दिया और महिलाओं के अपमान पर एक शब्द नहीं बोला, वो उस मामले को लीपते पोतते और राज शेखावत को अपराधी बताने में जुटे रहे। एक आक्रोशित भाई, एक आक्रोशित बेटा जिसके परिवार के साथ ये सब हो रहा हो, वो क्या बोलेगा और क्या नहीं बोलेगा, इसका फैसला करेंगे कौन? उन्होंने बहुत मर्यादित बात कही थी, कोई गलत बात की। इट इज नॉट सस्टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ दैट ही हैज डन एनी क्राइम और हैज थ्रेटन एनीवन। आप उसे थ्रेटनिंग बता रहे हैं और वह आक्रोश में दिया गया एक बयान मात्र है। हम इसको सिद्ध करेंगे। उन बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, वह महिला उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की श्रेणी में है। उस पर बहुत ही जघन्य अपराध माना जाता है भारतीय कानून में और उस पर कड़े दंड का प्रावधान है। सारे अपराधी जो इसमें शामिल हैं वो घोर दंड के अधिकारी हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। उनके खिलाफ जो है
वो शिकायत दर्ज करनी चाहिए। क्यों नहीं की गई अभी तक? क्यों नहीं जांच बिठाई गई? आप सोचिए। मैं जनता की अदालत में भी इस प्रश्न को रखूंगा। मैं राष्ट्रीय मीडिया जो अपने मंच पर बैठा करके कुछ लोगों को और इस मामले को लीप पोत रही है, जो पार्टी बंदी, दल बंदी और मेरा यह मानना है कि क्षत्रिय जाति से अपने विद्वेष के कर ऐसे लोगों को लाती है जो इस मामले में इस अपराध जो महिलाओं के साथ हुआ है, वह अपराध जो वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुआ है, वह अन्याय और अत्याचार को ढकने की कोशिश कर रही है। मैं राष्ट्रीय मीडिया को एक बार फिर आह्वान करता हूं, इस मामले की निष्पक्ष विश्लेषण करें। यह मामला देश की जनता का मामला है, ये केवल वीरेंद्र सिंह का मामला नहीं है। आज यह मामला देश की जनता की अदालत में है। देश की जनता इस देश का संविधान बनाने वाले जनप्रतिनिधियों की ओर देख रही है कि वो न्याय करेंगे या अन्याय करेंगे। यह समय तय करेगा कि यदि संविधान की धाराओं का मान नहीं रखा जाता है, कानून की धाराओं का मान नहीं रखा जाता है और इन अपराधी पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध इस षड्यंत्र में शामिल होकर के एक परिवार को बर्बाद करने, राजनीतिक और जातिगत विद्वेष फैलाने के कारण इनको दंडित नहीं किया जाता है, तो फिर क्या जनता इस देश के संविधान को मानने के लिए बाध्य है? क्या इन कानूनों का केवल पालन करना आम गरीब जनता के लिए जरूरी है? क्या फिर वह लोग जो इस पीड़ा से पीड़ित हैं, वो फिर इसका सम्मान करेंगे? क्या इस देश की 1.25 अरब जनसंख्या उद्वेलित नहीं हो जाएगी अपनी मां बहनों के अपमान पर और उन्हें न्याय न मिलने पर? क्या इस देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन नहीं होगा? मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं, जो करनी सेना के लोग हैं, जो क्षत्रिय महासभा के लोग हैं, जो क्षत्रिय समाज है, जो शुद्ध सनातनी भारतवासी है, मैं उन 1.25 अरब लोगों से यह आग्रह करता हूं कि आप इस मामले को मैं आपकी अदालत में रख रहा हूं, क्योंकि इस मामले में संविधान का उल्लंघन हुआ है, कानूनों का उल्लंघन हुआ है और एक परिवार ही नहीं बल्कि यह समझ लीजिए कि आम जनमानस पर जो है वो अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी गई है। इस अत्याचार से लड़ना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। वो देश के किसी भी कोने में हो, वो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में हो, गुजरात में हो या फिर कन्याकुमारी में हो, मैं सभी का आह्वान करता हूं, इस मानवाधिकार हनन के मामले में, बहु बेटियों पर अत्याचार के मामले में आप सभी एकजुट हो जाएं। सरकार को प्रत्यावेदन दें, सरकार को यह बताएं, हमारे चुने हुए इन हमारे जनप्रतिनिधियों को यह एहसास दिलाएं कि अगर कोई अपराध करेगा, मान लीजिए वीरेंद्र सिंह तोमर, रोहित तोमर ने अपराध किया है, रूबी तोमर जिसे कह रहे हैं ये लोग, तो उसको न्यायालय दंड देगा। पुलिस कब से दंड देने लगी? पुलिस को न्याय या अन्याय करने का अधिकार कहां है? मारने पीटने, इस देश में आतंकवादियों को नहीं घसीटा किसी ने आज तक, मैंने नहीं देखा। हमारे देश के आदिवासी जो नक्सल हो गए थे, जिन्होंने दर्जनों देशभक्त सैनिकों की हत्या की, उनको बकायदा 15 लाख रुपया दे के बचाया है आप। हथियारबंद आंदोलन के वो सिपाही हैं, उन्होंने देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और उसमें दंड आप जानते हैं। लेकिन आप अपनी राजनीतिक चालों में अगर उनको सरेंडर करा पाए हैं तो हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन आपने एक मासूम बच्चे को, एक अच्छे उन्नतिशील प्रगतिशील व्यवसायी को अपराधी बनाकर अच्छा नहीं किया। इस देश में सनातनी समाज जो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध और मां आदि शक्ति का अनुयायी है,
वो अपने भगवान के वंशजों को इस तरीके से अपमानित और बहू बेटियों को सड़क पर और थाने में प्रताड़ित होते नहीं देखेगा। आप यह स्वयं निर्णय कर लें कि आप संविधान, कानून और एक्ट्स एंड रेगुलेशन के दायरे में चलेंगे, उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, जनता की आवाज सुनेंगे, या फिर जनता अंततः सड़कों पे आएगी। 7 तारीख को भाई राज शेखावत ने, सभी क्षत्रिय संगठनों ने, एक एक बच्चे ने ये आह्वान किया है कि अहिंसक परंतु क्रांतिकारी आंदोलन होगा। हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था अत्याचारी, अन्यायी, व्याभिचारी अंग्रेजों के खिलाफ। एक बार फिर से इस अत्याचार, इस व्याभिचार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, क्रांतिकारी आंदोलन होगा, परंतु हिंसक नहीं होगा। घिराव होगा, यह हमारा अधिकार है। संविधान हमें अपनी बात कहने का, हमें धरना प्रदर्शन करने का, हमें जुलूस निकालने का अधिकार देता है। हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम अपना अधिकार लेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। मैं देश के और छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी जवानों से, अर्धसैनिक बल के जवानों से और सभी अधिकारियों से कहता हूं, मेरे दोस्त, तुम अंग्रेज नहीं हो, तुम भारतीय हो, तुम्हारे परिवार से आते हो, हमारे जैसे ही हो। एक बार चिंतन करके देखो कि ये घटना अगर तुम्हारे घर में घटी होती, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में ये होता तो कैसा लगता, क्या होता, क्या करते तुम? एक पुलिस अधिकारी बंदूक उठाता और उस अत्याचारी को मार देता। ऐसा बहुत बार हुआ है। आप बताइए कि आप किसका साथ दे रहे हैं? एक अत्याचारी अत्याचारी का, एक मासूम को फंसाने का आप अपराध कर रहे हैं। आप सोचिए, भारत का संविधान, भारत के कानून जो नागरिकों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, उन सब का उल्लंघन करके हम क्या पाएंगे? क्या जनता निरंकुश नहीं हो जाएगी? क्या 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे और वो अगर एक तरफ को चल देंगे और वो एक विचार बना देंगे तो फिर स्थिति क्या होगी? क्या इस देश की 1.25 अरब जनता का मन तोड़ दीजिएगा? क्या लोकतंत्र को समाप्त करके इस देश में राजतंत्र की स्थापना होगी? क्या लाठी और भैंस वाली कहावत चरितार्थ होगी? क्या जनता को वास्तव में इस बात के लिए बाध्य किया जाएगा कि वो शस्त्र उठा ले? मुझे लगता है यह उचित नहीं है। हिंसा और हिंसक बातें दोनों ही अपने घर में, अपने परिवार में उचित नहीं है। मैं एक बार फिर से नरेंद्र भाई मोदी, भाई अमित शाह, आदरणीय, परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह, देश के प्रमुख नेताओं, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, राज्य मानवाधिकार, महिला आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और महिला आयोग, सबके सर्वोच्च पदाधिकारियों से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं। मैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से यह आग्रह करता हूं कि इस अत्याचार, इस अनाचार, मानवाधिकार के सर्वोच्च और पराकाष्ठा वाले स्वरूप को स्वतः संज्ञान लेकर के इसमें हस्तक्षेप करें और पीड़ित महिलाओं और परिवार को न्याय दिलाएं। वो न्याय के पात्र हैं, वो सहानुभूति के पात्र है, और वो परिवार ही नहीं बल्कि इस देश की जनता, वो एक परिवार उदाहरण है। ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है।
या तो वो व्यक्ति है जो करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष था, जिसने अपने पुरुषार्थ से अपने व्यवसाय को ऊंचे शिखर पर पहुंचाया था, तो वो उसको भी जान से मारने का षड्यंत्र किया, उसको भागने पर मजबूर किया, भगोड़ा घोषित किया, उसका घर परिवार की सारी संपत्ति जब्त की और बाद में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। तो सोचिए कि एक आम कमजोर आदमी कहां खड़ा होता है इस संविधान, इस कानून के सामने, इस व्यवस्था के सामने। वो किससे लड़ पाएगा, अपनी बात किससे कहेगा? उसको न्याय तो कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस बड़े षड्यंत्र की नींव उस जगह खड़ी होती है कि जब अपराधियों को दंडित करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन की जब चेतावनी दी जाती है संगठन की तरफ से, तो राज्य के गृह मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि ये तो संगठित गिरोह है, संगठन तो लोक कल्याण के लिए होते हैं। तो वो लोक से बाहर है? वीरेंद्र सिंह तोमर इंग्लैंड से आया है, वो लोग नहीं है, वो पशु है। आपने उसको अपराधी पशु बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो मासूम निर्दोष नागरिक तब तक है कानून की नजरों में, संविधान के नजरों में और जनता की नजरों में, जब तक उसको न्यायालय में दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। आप उसका ट्रायल नहीं कर सकते, आपकी पुलिस उसका ट्रायल नहीं कर सकती। इसलिए आपने उसे अपराधी सिद्ध करने का जो प्रयास किया है वह भी एक अपराध है, उसके लिए भी संविधान में धारा है। और जितने लोगों ने उसे अपराधी कहा है और उसका मानहनन किया है, उनके और उसके परिवार का जो मानहनन किया है, उसमें वो मानहानि की धाराओं का भी दोषी बनते हैं। मैं सभी माननीयों से, भाई विजय शर्मा जी से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सहाय जी से यह करबद्ध निवेदन करता हूं, कानून का मान रखिए, संविधान का मान रखिए और निष्पक्ष स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाइए। अब छत्तीसगढ़ पुलिस पर तो विश्वास नहीं कर सकते, और भाई विजय शर्मा के गृह मंत्री रहते तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने महिलाओं पर हुए दुराचार का संज्ञान नहीं लिया। इसका मतलब यह दुराचार उनकी मर्जी से हुआ है, उस परिवार को डराने के लिए महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें की गई हैं। उनका इस बात का संज्ञान नहीं लेना और इस बात को उठाने वाले राज शेखावत को घेरने, उन्हें बदनाम करने का प्रयास करना, यह सुनिश्चित करता है कि वो जातीय कुंठा से ग्रसित होंगे या फिर वो इस षड्यंत्र में शामिल होंगे। वो रक्षण कर रहे हैं अपराधियों का, जिन्होंने मानवाधिकारों, संवैधानिक अधिकारों और कानूनों का उल्लंघन किया है। घोर से क्रूरतम जो है वो अमानवीय कृत्य किया है। अपराधी को दंड अदालत देगी। अगर रोहित सिंह ने किसी ने भी कोई अपराध किया है, तो इस देश का न्यायालय, इस देश का कानून, इस देश का संविधान सक्षम है। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, साक्ष्य लाइए, उसका परीक्षण प्रति परीक्षण होगा। फर्जी साक्ष्य होंगे तो 2 मिनट में ही अदालत में उड़ जाएंगे, और इसके बाद में फर्जी मुकदमा कराने वालों को वही दंड का प्रावधान है जो दूसरे पार्टी को दिलवाना चाहते थे, तो वो दंड उनको मिलेगा जिन्होंने फर्जी मुकदमे किए हैं। ये तय हो जाएगा, हम इसको सुनिश्चित करेंगे ताकि देश के सामने एक नजीर रहे कि कोई किसी पर फर्जी मुकदमा न कर सके। यह सब कुछ होगा, यह सब कुछ इस देश की जनता देखेगी। यह मुकदमा आज जनता की अदालत में है। बहन बेटियों के अपमान पर यदि जनता चुप रहती है तो आज रूबी तोमर के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ जरूर होगा। उन पुलिस वालों को भी कहता हूं, कल तुम रिटायर हो गए, तुम्हारे बच्चे कोई पुलिस में नहीं भर्ती हो जाएंगे। उन आईएएस अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों को कहता हूं, क्या तुम्हारे बच्चे आईएएस और आईपीएस ही रहेंगे? एक दिन वो भी सिविलियन बनेंगे, वो भी आएंगे समाज में, और उनके साथ भी तुम्हारे ये साथी ऐसा ही करेंगे। तुम्हारे साथ भी यही होगा। अगर तुमने आज अन्याय किया, कल तुम्हें अत्याचार झेलना होगा। यही इस देश की जो है वो है इस व्यवस्था की खूबसूरती कि हमेशा पद पे रहोगे नहीं, और ये व्यवस्था हमेशा रहेगी। ये भ्रष्टाचारी, ये अत्याचारी व्यवस्था, आज अगर हम इसके आगे झुक गए तो कल फिर इस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति आवाज नहीं उठा पाएगा। इसलिए जनता, पूरे देश की जनता का यह आह्वान है, जो कानून को मानने वाले हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं,
जो चाहते हैं कि संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का संरक्षण हो। सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूँ। कहाँ है केजरीवाल, कहाँ है डॉक्टर योगेंद्र यादव, कहाँ है वो अन्ना जी, उन सबको बुला रहा हूं मैं। आइए जांच कीजिए इसकी। मैं कहता हूं देश के कोने कोने से सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता, आरटीआई कार्यकर्ता है। मैं उन सभी बड़े बड़े राजपूत नेताओं को कहता हूं, क्षत्रिय नेताओं को कहता हूं, सभी जातियों के नेताओं को कहता हूं, मैं रावण को भी बुला रहा हूं। आओ और जांच करो इस मामले की, और दूध का दूध और पानी का पानी करो। आज जनता जो है पब्लिक पुलिसिंग करेगी और जनता ही पब्लिक ऑडिट करेगी, और इस मामले में जांच करके अपनी जांच रिपोर्ट विधानसभा लोकसभा में रखेगी। इस टीम की अगुवाई हम करेंगे। हम इस मामले की जांच करेंगे, एक एक दस्तावेज की जांच करेंगे। मैं अपने पुलिस अधिकारी भाइयों से, पुलिस प्रशासन से इस मामले में सहयोग की अपेक्षा रखूंगा। मैं चाहूंगा कि इस मामले में जनता का सहयोग किया जाए और इस मामले को पारदर्शी ढंग से निपटाया जाए। यह मामला बहुत ही संगीन है। दोषियों को दंड देना और उन्हें कानून के दायरे में लाना, यह शासन, प्रशासन और संविधान का और संविधान के रक्षकों का कर्तव्य है। मैं उनसे इसकी आशा करता हूं। इसके साथ ही मैं सभी लोगों से कहूंगा कि 15 दिन पूरे होने के पश्चात यदि इस पर निर्णय नहीं हुआ, यदि हमारे संविधान के रक्षकों ने, मानवाधिकार रक्षकों ने, हमारे न्याय के रक्षकों ने, हमारे कानून के रक्षकों ने सही न्याय नहीं किया, दोषियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज नहीं किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की, तो चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर और करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। महात्मा गांधी ने हमें यह राह दिखाई है, हम हिंसा नहीं करेंगे। और फिर वो तो अंग्रेज थे जिन पर हिंसा नहीं। तुम तो मेरे भाई हो, मेरे अपने हो, तुम्हें मर्यादाओं का ज्ञान न होगा, तुम्हारे संस्कार मर चुके होंगे लेकिन हमारे नहीं मरे। हम बहु बेटियों की इज्जत के बारे में एक लाइन नहीं बोलेंगे, आपके परिवार से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उस परिवार को यह एहसास होना चाहिए, देखिए आपका परिवार का मुखिया क्या कर रहा है, किस प्रकार से वो अन्यायी और अत्याचारी बन चुका है। क्या वो परिवार आपका साथ देगा? मैं सभी से कहता हूं इस अन्याय अत्याचार के विरोध में खड़े हो जाएं, अपनी आवाज उठाएं और इस देश में एक आवाज के साथ इस अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करें। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।